अगर कोई आपसे पूछे कि आईपीएल की सबसे अच्छी टीम कौन-सी है, तो आपके ज़हन में सबसे पहले नाम आएगा सीएसके का या फिर एमआई का, क्योंकि ये दोनों ही टीमें जो हैं इनके पास 5-5 ट्रॉफीज़ हैं। या हो सकता है कि कुछ लोग कहें आरसीबी सबसे अच्छी टीम है, भले ही ट्रॉफी एक जीती हो, लेकिन टीम दमदार है, या फिर केकेआर की टीम। लेकिन यही सवाल अगर आप पूछेंगे तन्मय तिवारी जैसे लोगों से, जो कि जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर आकर के क्रिकेट का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं? फैन्स को चूतिया बनाते हैं। और ये लोग पूरी दुनिया को, सारे क्रिकेट फैन्स को कैसे चूतिया बनाते हैं, इसके बारे में जब पिछले साल आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, जहां पर कि सीएसके की टीम ने इतना बकवास हगा था वहां ऑक्शन में, उन लोगों ने विश्व के सबसे अच्छे खिलाड़ियों को छोड़ करके पकड़ा किसको था? विजय शंकर को। वर्ल्ड ट्रेडी ऑलराउंडर है जी। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, इतने बकवास प्लेयर्स को लेकर के आए थे ये लोग, और उसके बाद तन्मय तिवारी जैसे लोग बैठ गए थे, वाओ क्या मास्टर स्ट्रोक है, अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो आपके पास त्रिपाठी है, फिर दीपक हुड्डा, और उसके बाद आपके पास है विजय शंकर, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही जगह से आपको कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो सीएसके ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है इस ऑक्शन में। कुछ भी कुछ भी और ये जो सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक था, ये कितना जबरदस्त वाला मास्टर स्ट्रोक था, ये तो आपने देख ही लिया। सीजन आधा हुआ, उसके पहले ही सीएसके वाले डैमेज कंट्रोल मोड में आते हैं। त्रिपाठी को, हुड्डा को और विजय शंकर को लात मार के, उर्विल पटेल को और डेविल ब्रेविस को और आयुष म्हात्रे को ये लोग लेकर के आते हैं। लेकिन जब ऑक्शन हुआ था तो वो क्या मास्टर स्ट्रोक है, हुड्डा है, त्रिपाठी है, विजय शंकर है। इस तरह से चूतिया बनाने के बाद ये तिवारी जैसे लोग जो है इस साल फिर से बैठ गए, जब ये एलएसजी की टीम, जो कि कभी आईपीएल नहीं जीत पाई है, इनफैक्ट जीतना तो दूर, ये लोग तो ढंग से खेलते भी नहीं है। लेकिन उन बातों को डिस्कस करने के बजाय टीम में कैसे प्लेयर होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, इन सारी चीजों को इग्नोर करके ये बंदा क्या बोलता है, अरे यार ये जो लोगो है ना इनका, एलएसजी का, माइंड ब्लोइंग है यार, इस लोगो में हमारे भारतीय इतिहास के दर्शन होते हैं, इसमें गज है, इसमें गरुड़ है। यू नो व्हाट, ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट लोगो है वहां पर वो कंगारू दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कंगारू उनके इतिहास का प्रतीक है। अब अगर कंगारू उनके इतिहास का प्रतीक है, तो हमारे यहाँ तो सीएसके का जो लोगो है उसमें शुरू से ही शेर है, और शेर यानी कि हमारी माता रानी का जो वाहन है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि सीएसके की टीम तो शुरू से ही हमारे इतिहास को रिप्रेजेंट कर रही है? या फिर मुंबई इंडियंस की टीम, जिसके लोगो में आपको शुरू से ही एक चक्र दिखाई दे रहा है, और चक्र को आप किससे जोड़ सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र से। तो ये जो लॉजिक दिया था तिवारी जैसे लोगों ने कि भाई ये जो एलएसजी का नया लोगो है, ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं पब्लिक को चूतिया बनाने के लिए हमारे शास्त्र पुराण, हमारे इतिहास और सनातन संस्कृति को जबरदस्ती में ड्रैग करके ले आया था तिवारी। जबकि उसको एक्चुअली में बात करनी चाहिए थी कि यार एलएसजी की टीम, जो कि पिछले साल भी अच्छा नहीं खेली, उसके पहले भी अच्छा नहीं खेली, इस ऑक्शन में जो प्लेयर ये लोग लेकर के आए हैं, क्या ये टीम उन प्लेयर्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इस टीम में जो कमी रह गई थी, क्या उन कमियों पर ये टीम काम करेगी या नहीं? इन सारी चीजों को इग्नोर करके, वो लोगो बहुत अच्छा है गाइस, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड से मिलती जुलती जर्सी है, बहुत अच्छी जर्सी है, बहुत अच्छा लोगो है। जर्सी बदल दी, लोगो बदल दिया, लेकिन नतीजे, अरे भैया नतीजे बिल्कुल नहीं बदल पाए, और नतीजों के बाद जो ड्रामा होता है वो भी बिल्कुल नहीं बदल पाया। आपने पहले भी देखा था जब धोनी पुणे की टीम में खेलते थे, तब उस टीम का मालिक था यही गोयनका। वहां पर आपने देखा था कि कैसे गोयनका जो है वो बौखलाहट में आकर के धोनी की इंसल्ट करता है, और उसके बाद आपने देखा यही गोयनका जो है वो लखनऊ की टीम को खरीदता है। और जिस तरह ये आजकल हर जगह ऋषभ पंत को लेकर के जा रहा है गोदी में, उसी तरह से ये लोग केएल राहुल को लेकर के जाते थे। लेकिन जैसे ही इनकी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर होती है, नतीजे इनके खिलाफ आते हैं, तो वो केएल राहुल जिसे ये सीने से लगा करके घूम रहा था गोयनका, उसी केएल राहुल की धज्जियां उड़ा देता है, सरेआम उसे खरी खोटी सुनाता है, उसे ह्यूमिलेट करता है। और ऐसा ही नजारा आपने कल रात के मैच में देखा, जहां पर कि एलएसजी की टीम बुरी तरह से हार जाती है। उसके बाद कप्तान ऋषभ पंत, कोच जस्टिन लेंगर और जितना भी सपोर्ट स्टाफ है, उन सबको बीच मैदान में बुला करके खरी खोटी सुना रहा था टीम का मालिक यानी कि गोयनका। तो बदला क्या है भाई साहब? आप लोगों में गज है, अरे गरुड़ है, अरे ये है, अरे वो है, इतना शो ऑफ करा आपने साल भर, लेकिन ग्राउंड में इसी टीम ने परफॉर्म करा झांट भर। और ये जो झांट भर परफॉर्मेंस हुआ है, ये भी 2-3 खिलाड़ियों की तरफ से हुआ है। बॉलिंग में वो प्रिंस यादव ताबड़तोड़ वो 2 विकेट लेता है। मोहम्मद शमी भी अपनी एक झलक दिखाते हैं कि अभी वो जिंदा हैं, अभी वो खत्म नहीं हुए। जिस तरह से अजीत आगरकर और गौतम गंभीर मोहम्मद शमी को हटाना चाहते हैं अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स से, लेकिन मोहम्मद शमी बार बार आकर के दरवाजा खटखटाते हैं कि जानी अभी हम जिंदा हैं। और अपने इसी मिशन के तहत कल भी शमी ने दमदार बॉलिंग करी है, और पहली ही बॉल पर केएल राहुल को आउट कर दिया है। और केएल राहुल ने जिस तरह से विकेट थ्रो करा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो धुरंधर दिख कर के आया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मुझे पता है, चारों तरफ धुरंधर का क्रेज चल रहा है। और धुरंधर पिक्चर का पूरा नाम क्या है? धुरंधर पार्ट 2 द रेवेंज।
और रेवेंज से मुझे याद आया, 1-2 दिन पहले जड्डू ने अपना रेवेंज पूरा करा था, उसी मिशन के तहत कल रात को केएल राहुल भी आता है, उसी ग्राउंड पर जहां पर कि उसका अपमान हुआ था, और उस अपमान का बदला लेने के लिए केएल राहुल इतना ज्यादा डेस्परेट था कि वो अपना नेचुरल गेम खेलना ही भूल गया। केएल राहुल का नेचुरल गेम ये नहीं है कि वो आते से ही कुटाई करे, हिटिंग करे। केएल राहुल का नेचुरल गेम ये है कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन नहीं, सामने उसने गोयनका को देख लिया और सडनली केएल राहुल के अंदर जसकीरत रांगी जो है वो पैदा हो गया, और गोयनका मेरी बहन कितने है, और टीटू मेरी बहन कितने है, बंटी मेरी बहन कितने है। इस अंदाज में केएल राहुल ने कंबल कुटाई की शुरुआत करी, लेकिन भाई साहब पहली बॉल पर वो आउट हो गया। हालांकि थोड़ी देर के लिए एलएसजी की तरह डीसी की भी बैटिंग का कोलैप्स होता है, लेकिन तभी आता है इंपैक्ट प्लेयर समीर रिजवी। क्या इंपैक्टफुल इनिंग खेली है उसने, 70 नॉट आउट मारता है और डीसी को जिता देता है। हालांकि जो कल का वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने कहा था कि डीसी और एलएसजी की टीम का कंपैरिजन करें तो एलएसजी थोड़ी सी भारी लगती है ऑन पेपर, क्योंकि एलएसजी के पास टॉप ऑर्डर में काफी अच्छे ताबड़तोड़ बैट्समैन है, जैसे कि मिच मार्श जिसने कल भी 30-35 रन मारे हैं, और एडन मार्करम जो कि अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ टी20 उसमें आपने देखा था कि एडन मार्करम साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने आता था और हर मैच में उसने अच्छी इनिंग खेली है। कुछ 2-3 मैच अगर हम निकाल दें तो अदरवाइज हर मैच में उसने रन कूटे हैं और अच्छे फॉर्म में था, मोमेंटम भी था उसके पास। लेकिन पता नहीं एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने एक पौवा मारा होगा और बोला वो आज गड्डी तरफ चलाएगा, और गड्डी चलाने के साथ साथ टीम इंडिया में ओपनिंग का जो स्पॉट है उसका मैं ऑडिशन दूंगा। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन तुम हट जाओ, आज गड्डी तुम्हारा भाई चलाएगा। इस चक्कर में अच्छा खासा जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन था उसकी मां बहन करके रख दी इसने पंत ने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऋषभ पंत जो कि ओपनिंग करने आया था, अगर ये कुछ रन बना जाता तो इसका जो फैसला है उसे जस्टिफाई भी किया जा सकता था। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई वो रन आउट हो गया, वो तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़ा था डीएस के सामने से मिचेल मार्श ने शॉट मारा, बॉल इसके मुकेश कुमार को हाथ को लगी और स्टंप में घुस गई। अब वो कर ही क्या सकता है ऋषभ पंत। ठीक है भैया, एक सेकंड के लिए मान लिया कि वो कुछ नहीं कर सकता था, बैड लक है, बदकिस्मती थी, लेकिन जो इंटेंट हमें नजर आना चाहिए, जो वैभव सूर्यवंशी में नजर आता है, जो अभिषेक में नजर आता है, वैसा इंटेंट तो इसमें ऋषभ में बिल्कुल नहीं दिखा। कितनी उसने 8-9 गेंदें खेली हैं और 6-7 रन बनाए हैं, तो भाई आप इस तरह का परफॉर्म करके आप संजू सैमसन को, अभिषेक को, ईशान को कहां से टक्कर दे पाएंगे। और इन बातों के साथ साथ आपने एडन मार्करम को नंबर 3 पर भेज दिया, जबकि वो रिसेंट टाइम में ओपनिंग कर रहा था। आपने प्लेइंग 11 में छेड़छाड़ कर दी, आप आउट होते हो, बाद में मार्करम भी आउट हो जाता है, और भाई साहब आपका एक ओवर हाइप नूबड़ा यानी कि बडोनी, जिसे जीजी भाई ने सड़क से उठा करके स्टार बना दिया था, और 1-2 सीजन इसके बडोनी के थोड़े अच्छे क्या गए, भाई ये तो हवा में उड़ने लग गया। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है इमर्जिंग एशिया कप था या पता नहीं टीम इंडिया ए का कुछ टूर था जिसमें बडोनी को कैप्टन बनाया गया था, तो वहां पर जो प्रेजेंटर होते हैं वो टॉस के टाइम पर हिंदी में पूछते हैं कि बडोनी अब क्या करना चाहते हैं, तो बडोनी जिसे सड़क से उठा करके स्टार बनाया है जीजी भाई ने, ये बडोनी अंग्रेजी झाड़ने की कोशिश करता है, सर वी वुड लाइक टू बॉल फर्स्ट ये वो। जबकि आपने भी देखा होगा, चाहे वो विराट कोहली हो, धोनी हो, सचिन हो या रोहित शर्मा हो, इनसे अगर आप हिंदी में सवाल करते हैं तो ये लोग हिंदी में ही जवाब देते हैं, लेकिन वो बडोनी जिसे सड़क से उठाकर स्टार बनाया वो अंग्रेजी झाड़ रहा था, और यही अंग्रेजी झाड़ने वाला बडोनी कल कब आया कब गया पता ही नहीं चला। ये तो अब्दुल समद नाम का जो खिलाड़ी है उसने कुछ रन बना दिए, और उसके पहले मिचेल मार्श ने कुछ रन बना दिए, जिसकी वजह से ये टीम रोते गाते 140 तक पहुंचती है। वहीं डीसी की बॉलिंग की बात करें तो लुंगी एनगीडी, उसने वर्ल्ड कप वाला जो फॉर्म है उसे बरकरार रखा है, और जिस अंदाज में लुंगी एनगीडी ने क्लीन बोल्ड मारा है निकोलस पूरन को, आहा क्या बॉल थी। और निकोलस पूरन के बारे में तो मैंने कल भी कहा था कि भाई ये खत्म खलीफा हो चुका है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। निकोलस पूरन लगा रहा है एलएसजी को चूरन, और इस चूरनबाज को जबरदस्त अंदाज में क्लीन बोल्ड कर दिया है कल लुंगी एनगीडी ने। और जब डीसी वाले टारगेट चेस करने आते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनकी जो गाड़ी है वो डगमगाना शुरू कर देती है, क्योंकि केएल राहुल कहें या फिर वो निसांग का जो श्रीलंका का बैट्समैन है, ये अपने विकेट थ्रो कर देते हैं, एक कोलैप्स टाइप का होने लगता है, अक्षर पटेल भी आउट हो जाता है, लेकिन तभी वो समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ये आते हैं, मोर्चा संभालते हैं और डीसी को आराम से जीत दिला देते हैं। और ये मैच जीत करके डीसी जो है वो पॉइंट्स टेबल में सीधा नंबर 3 पर पहुंच चुकी है, जहां नंबर 1 और 2 पर आरआर बैठे हुए हैं, यानी कि राजस्थान के रॉयल्स और बेंगलोर के रॉयल्स। वहीं अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल के बॉटम हाफ की, तो भाई साहब 5 बार की चैंपियन यानी कि ये चेन्नई सुपर किंग ये नीचे से टॉप कर रही है। पहले भी पिछले सीजन भी ये लोग नीचे थे और इस बार भी इनकी शुरुआत नीचे से ही हुई है।
खैर अब बात करते हैं आज जो मुकाबला होने वाला है ईडन गार्डन्स में केकेआर और एसआरएच की टीम के बीच में। और केकेआर की टीम का इस सीजन का ये पहला होम मैच है जहां पर वो अपने घर में खेलने वाले हैं और उनका घर कौन सा मैदान है, वो है ईडन गार्डन, जिस पर अभी थोड़े दिन पहले ही फिन एलन ने 33 बॉलों में सेंचुरी मारी थी वर्ल्ड कप में। और उसी मैदान पर ये फिन एलन वापस से आ चुका है। ग्राउंड छोटा है, पिच काफी फ्लैट है और ऐसे ग्राउंड या फिर ऐसी कंडीशंस में फिन एलन जैसे जो प्लेयर है वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये तो आपने वर्ल्ड कप में देख रखा है। वैसे फिन एलन के साथ साथ यहाँ पर एसआरएच में ट्रेविस हेड है, उसका बल्ला भी चल सकता है और अभिषेक शर्मा वो भी ताबड़तोड़ कुटाई करना चाहेगा क्योंकि पहले मैच में वो फ्लॉप हो चुका है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हैदराबाद के जो मॉन्स्टर्स हैं वो चलते हैं या जो केकेआर का जो नया मॉन्स्टर है ये चलता है। बट ओवरऑल मेरा ये मानना है कि जो भी टीम यहाँ पर टारगेट चेस करने आएगी वो जीत जाएगी, क्योंकि एक तो मैदान भी छोटा है, बाद में ड्यू फैक्टर भी रहता है और जिस तरह से एक ट्रेंड चल रहा है कि जो टीमें चेस कर रही हैं वो जीत रही हैं, ये ट्रेंड आपने कल भी देखा और क्या पता यही ट्रेंड हम आज रात के मैच में भी देखें। लेकिन हाँ, इन सारे ट्रेंड के साथ एक ट्रेंड है ना वो कल टूट गया है और वो ट्रेंड ये है कि सारी होम टीमें अपने अपने मैचेस जीत रही थी लेकिन लखनऊ की टीम अपने ही होम ग्राउंड पर खेल रही थी, इसके बावजूद वो हार जाते हैं। इन शॉर्ट जर्सी बदल ली आपने, टीम का लोगो बदल लिया, सोशल मीडिया पर ठुल्लों को बिठा करके साल भर हाइप बनाया, लेकिन एंड रिजल्ट क्या रहा? एंड रिजल्ट वही ढक के तीन पात। आपकी टीम तब भी नोबड़ी थी, आपकी टीम अब भी नोबड़ी है, आप तब भी फ्लॉप शो दिखाते थे, आप अब भी फ्लॉप शो ही दिखा रहे हैं। तो इतने करोड़ों रुपए फूक करके एलएसजी और गोयनका इन्हें मिला क्या? इन सारी बातों के बारे में आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट के माध्यम से व्यक्त करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।